गरीब अंग्रेजन बहू के घर अमीर का खाना। लीजा लंदन में पली बड़ी लड़की थी जिसने एक इंडियन लड़के रोहित से शादी कर ली। दोनों लंदन में एक साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहे और इंडिया आकर उन्होंने शादी कर ली। दोनों ही बेहद खुश थे। साथ ही उसके साथ माया ने भी उसे अपना लिया था। हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कत सास को बहू की भाषा समझने में हुई और बहू को हिंदू रीति रिवाज और सांस्कृतिक कपड़े पहनने में हुई, लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे सब एडजस्ट हो गया। एक शाम रोहित आकर अपनी माँ से कहता है, माँ, लीजा, मैंने एक नया प्रोजेक्ट लिया है जिसमें मैंने अपनी सेविंग के सारे पैसे यानी कि 5 लाख रुपए लगा दिए। बस भगवान की दया से मेरा ये प्रोजेक्ट सफल हो जाए तो इसके बाद सब अच्छा हो जाएगा। वाह रोहित, दैट्स अ ग्रेट न्यूज। देखना सब अच्छा ही होगा, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। बस ऐसे ही मेरा रोहित बेटा तरक्की करते रहे तो सब अच्छा हो जाएगा। पता है माँ, मैंने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं अगर उसका प्रॉफिट हो जाएगा तो हम नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। मैंने एक नया घर भी देख लिया है। वाओ, अब हमें छोटे से घर में नहीं रहना पड़ेगा। इतनी अच्छी खुशखबरी है रोहित। चलो ना बाहर पार्टी करने चलते हैं, बाहर ही डिनर करेंगे। मैं तो नूडल खाऊंगी। मुझे तो बेटा मलाई चाप खानी है, वो जो नॉनवेज जैसी लगती है पर होती नहीं है वो। अरे आज आप दोनों जो बोलोगे मैं वो खिलाऊंगा। तभी रोहित उन्हें डिनर के लिए रेस्टोरेंट ले जाता है। कुछ दिनों बाद रोहित को पता चलता है कि उसने जहां इतने सारे पैसे इन्वेस्ट किए थे वो एक फ्रॉड प्रोजेक्ट में किए थे, जिसका उसे ये खामियाजा भुगतना पड़ता है कि उसकी कंपनी पूरे तरीके से चौपट हो जाती है और वर्कर की वसूली के लिए उसे अपने घर भी बेचना पड़ता है, जिसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति इतनी डावाडोल हो जाती है कि वह एक छोटी सी झोपड़ी में आकर रहने लगते हैं, जहां रोहित कुछ दिन काम की तलाश करता है। फिर उसे भारी बोरियों को उठाने के लिए एक गोदाम मिल जाता है। शाम को थक हार के जब रोहित घर आता है तो लीजा उसे पानी देते हुए कहती है, रोहित ये लीजिए पानी। अब क्या हुआ, आप बहुत थके थके लग रहे हैं, आपको काम मिला क्या? हाँ, मिल गया। पूरे दिन आज वही काम कर रहा था। कौन सा काम मिला है बेटा, बता। एक गोदाम मिला है जहाँ हेल्पर की जरूरत है, तो मैं 15-20 किलो की बोरियों को उठाकर इधर से उधर रखता हूँ। व्हाट? आप भारी भारी बैग्स को उठाकर इधर उधर रखते हैं? हे भगवान, ये हमारी ऐसी गरीबी के दिन चल रहे हैं जो इतने अच्छे घर से इस झुग्गी में आ गए। इतने अच्छे कंपनी के मालिक होने के बाद आपकी मजदूरों जैसी दशा हो गई। मुझे सब कुछ मंजूर है लीजा, पर तुम लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकता। तुम्हारी और माँ के लिए ये सब तो करना ही होगा। पर आप इतना दर्द क्यों सह रहे हैं? आपको किसी कंपनी में काम क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि सभी कंपनियां जानती हैं कि मैंने फ्रॉड प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, इसलिए वो मुझे अपनी कंपनी में शामिल नहीं करना चाहते। उन्होंने मुझे ये बोला कि एक पियून के रूप में भी नहीं रखना चाहते। मैं बहुत बुरी किस्मत वाला हूँ लीजा। बेटा, वक्त बुरा चल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि तू बुरा है। एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। कीड़े पड़े उस फ्रॉड वाले को जिसने मेरे बेटे को परेशान किया है। ऐसा कहकर रोहित उस गोदाम में भारी भारी बोरियां उठाकर परिश्रम करता है। कुछ समय बाद उसे पगार मिलती है जो कि उसके घर वालों के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए बहुत ही कम थी। बेचारी लीजा एक विदेशी तौर तरीके से रहने वाली एक गरीब जिंदगी जीती है। चूल्हे पर सास से पूछ पूछ कर खाना बनाती है। एक दिन लीजा अपनी सास के लिए बच्चे कुछ राशन से खाना बना देती है और अपनी सास को खिला देती है। तभी माया कहती है, बहू तूने तो खाना खाया ही नहीं, आजा खाना खा ले। माँ जी, मैं खाना खा लूंगी, आप फिक्र ना करें। ये कहकर लीजा पीट करके चूल्हे के पास रात की सूखी हुई रोटी खाती है, जिसमें से कड़क कड़क आवाज बनती है तो उससे कटती भी नहीं। ये देखकर सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है, बेचारी मेरी अंग्रेजन बाहर विदेश में कितने प्यार से पली बड़ी होगी और यहाँ हमारे घर में गरीबी के दलदल में ऐसी फंसी है कि पापड़ जैसी रोटियों को जबरदस्ती काट काट कर मुझसे छुपा कर खा रही है। बहू तू ये क्या कर रही है? छोड़ दे, मैंने तुझे देख लिया है। माँ जी, आपने मुझे देख लिया, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने झूठ बोला आपसे, पर क्या करूँ, घर की स्थिति ऐसी ही है। बहू तू और मैं, मेरा बेटा, हम सब पहले कितना अच्छा अमीर वाला खाना खाते थे
और अब ये सब खाने पर मजबूर हो गए हैं। पहले हफ्ते में हर बार हम डिनर पर जाया करते थे, लेकिन अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जानती हूँ तेरा फेवरेट है वो चाइनीज नूडल मोमोज, तेरा मन करता होगा ना? हाँ माँ जी, पर मैं ये भी जानती हूँ कि आपका भी उतना ही मन करता है ये सब खाने का, लेकिन गरीबी की ऐसी मार पड़ी है कि ये सब सोचना भी पाप हो गया है। घर घर आकर ये सारी बातें रोहित सुन लेता है और कहता है, मेरा परिवार कैसे मन मार मार के जी रहा है। कितना समय हो गया है, मैं उन्हें अमीर वाला खाना जरूर खिलाऊंगा, पर हम गरीब के घर अमीर वाला खाना कैसे आएगा? कल जो पगार मिलेगी उससे तो घर का राशन आ जाएगा, क्योंकि वो भी जरूरी है। जाकर कोई दूसरा काम देखता हूँ जो पार्ट टाइम कर लूंगा। अरे रोहित, आप दरवाजे पर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए, आपके लिए खाना रखा है, खा लीजिए। आता हूँ। ये कहकर रोहित खाना खा लेता है। अगले दिन गोदाम का काम खत्म करने के बाद जब वह दूसरा काम ढूंढने जाता है तो देखता है 2 गुंडे एक दुल्हन बनी लड़की के सर पर बंदूक रखकर उसे जबरदस्ती कार में बिठाते हैं। ऐसा होता हुआ रोहित देखकर कहता है, ये तो एक दुल्हन को किडनैप कर रहे हैं, मुझे इसे बचाना होगा। रोहित उस कार का ऑटो में बैठकर पीछा करने लगता है और उस गुंडों के अड्डे पर पहुंचकर चुपके चुपके आगे बढ़ता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो? मुझे जाने दो, आज मेरी शादी है। अरे तो क्या हुआ, आज हमारे साथ शादी कर ले। वो गुंडे उसे चेयर पर बांधने वाले होते हैं। इतने में रोहित एक बड़ा सा डंडा लेकर उन दोनों को धड़ाधड़ मारने लगता है, जिसमें उन गुंडों से हाथापाई में उसके भी कुछ चोट लग जाती है। फिर दुल्हन को बचाकर उसकी शादी के मंडप की ओर जाता है और वहाँ पहुँचकर कहता है, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ, पर आपको बहुत खून बह रहा है। मुझे मेरी शादी के मंडप तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप रुकिए। पापा, पापा जल्दी आइए, देखिए इनकी बहुत चोट लग रही है, प्लीज डॉक्टर को बुला दीजिए। अरे मेरी बच्ची, मेरी सुहानी आ गई। मेरी तो उम्मीद ही टूट गई थी कि तू वापस आएगी। अच्छा हुआ बेटा, तुमने मेरा बेटी को बचा लिया, वरना आज उसकी शादी टूटते टूटते रह जाती। बताओ बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। अरे नहीं नहीं अंकल, किसी की जान की भी कोई भला कीमत होती है। लेकिन हाँ, मेरा परिवार काफी भूखा है, काफी समय से उन्होंने कुछ अच्छा खाना नहीं खाया। अगर आप इतनी सी मेहरबानी कर देते तो अच्छा होता। अरे बस इतनी सी बात बेटा, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को इस शादी में अमीर वाला खाना खाने के लिए इनवाइट करता हूँ। पहले अंदर चलो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। शुक्रिया अंकल जी। तभी विनोद रोहित को बैंक्वेट के कमरे में उसे लिटा देता है, जहां डॉक्टर आकर उसे दवाई देता है। फिर रोहित अपनी माँ और पत्नी को उस शादी में ले आता है, जहां उसका पूरा परिवार भरपेट अमीर वाला खाना खाता है। अरे वाह, बड़े दिनों बाद इतना अच्छा अमीर वाला खाना खाने को मिला है। बिल्कुल माँ जी, इट्स सो यम्मी, आई लव अफगानी मोमोज एंड शाही टुकड़ा। खाइए खाइए, जी भर के खाइए, बल्कि आप घर भी ले जाना आपने। इस तरह वह अमीर खाना खाते हैं और अगले दिन पुलिस उस फ्रॉड को पकड़ लेती है जिसने रोहित से पैसे ऐंठे थे। पैसे वापस मिल जाने पर रोहित वापस अपने घर और कंपनी में लौट आता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। भाभी, ओ भाभी, अरे कहाँ हो तुम? हाँ अंजलि, कहो क्या हुआ? तुम मुझे बुला रही थी क्या? मुझे पार्टी में जाना है, ये लो मेरे कपड़े प्रेस कर दो भाभी। लेकिन ये काम तो तुम खुद भी कर सकती हो, मुझे अभी रसोई में थोड़ा काम है। आपने सुना नहीं क्या? मैं आपसे क्या कह रही हूँ? मुझे अभी के अभी ये कपड़े प्रेस करके ला कर दो। अंजलि के कहने पर श्वेता फौरन कपड़े ले जाकर प्रेस करना शुरू कर देती है। वहीं रसोई में सब्जी गैस पर रखे हुए वो भूल जाती है। तभी अनुराधा को सब्जी के जलने की बदबू आती है। अरे ये क्या जलने की बदबू, कहाँ से आ रही है? अनुराधा बदबू को सूंघते हुए रसोई में पहुंच जाती है, जिसके बाद वो जलती हुई सब्जी को देखकर आग बबूला हो जाती है और जोर जोर से श्वेता को आवाज लगाने लगती है। अरे श्वेता, ओ श्वेता, कहाँ मर गई? कमबख्त कहीं नजर नहीं आ रही है। हे भगवान, देखो जरा ये सब्जी किस तरह जल गई है, गैस पर धरी धरी। पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है इस कलमुही का। श्वेता अपनी सास की आवाज सुनते ही फौरन अंजलि के कपड़े प्रेस करके उसे पकड़ा देती है और रसोई में आ जाती है, जहाँ उसकी सास गुस्से से आग बबूला होती है। ये क्या, सारी सब्जी जल गई। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, दरअसल अंजलि ने मुझे उसके कपड़े प्रेस करने के लिए कहा था। तभी वहाँ अंजलि आ जाती है और कहती है, मैंने तो कपड़े प्रेस करने के लिए कहा था, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि सब्जी की गैस ऑन करके ही मेरा काम सुनो। क्या तुम्हें सब्जी की गैस बंद नहीं करनी चाहिए थी?
मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगी। अनुराधा श्वेता के बाल पकड़ लेती है, जिसके बाद वो गुस्से से कहती है, क्यों री, इस घर का राशन क्या तेरा बाप रख के जाता है जो बेफालतू में हमारे घर का राशन बर्बाद करती जा रही है? अरे इस घर में पैसा पेड़ पर नहीं उगता बल्कि कमाने से आता है, और तुझे तो इस घर में मुफ्त की रोटी तोड़ने से फुर्सत नहीं है। वो तो सब चलो देखा जाए, भला ये सब मैं नजरअंदाज कैसे कर सकती हूँ? माँ जी, मेरे सर में दर्द हो रहा है, आपने बहुत जोरों से मेरे बाल पकड़ रखे हैं, छोड़ दीजिए। माँ जी, आइंदा मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। अगर फिर से तूने कोई गलती की तो तुझे इस घर से ही निकाल दूंगी। याद रहे, वो दिन तेरा आखिरी दिन होगा, समझी या नहीं? समझ गई माँ जी, अब आप मेरे बाल छोड़ दीजिए, मुझे बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। अनुराधा श्वेता के बाल छोड़ देती है, जिसके बाद वो दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती हैं। श्वेता जली हुई सब्जी फेंक कर दोबारा से खाना बनाती है और सबको नाश्ता दे देती है। वहीं दूसरी तरफ अनुराधा अपने बेटे चिराग के लिए एक लड़की ढूंढ रही होती है। अब पंडित जी, लड़की ऐसी बताओ जो खूब पैसे वाली हो। अरे मतलब अमीर घर से होनी चाहिए, मेरी बड़ी बहू की तरह गरीब घर की नहीं होनी चाहिए। अरे बहन जी, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं लड़की ऐसे घर की ही देखूंगा जो दहेज में खूब सारा दान दहेज लेकर आएगी। ये सुनते ही अनुराधा बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद पंडित कुछ ही दिनों में अनुराधा को एक अमीर घर की लड़की से रिश्ता करवा देता है। अनुराधा बिना समय बर्बाद किए अपने बेटे चिराग की शादी नताशा से करा देती है। OMG, देखो तो सही सासू माँ, आपका घर कितना पुराने जमाने की तरह का है। क्या आपने कभी इस घर की रेनोवेशन नहीं करवाई? अरे बहू, कैसी बातें कर रही हो? अभी तुम्हारी शादी होने से पहले ही तो घर की रेनोवेशन करवाई है। मुझे पता होता कि मेरे ससुराल वाले इतने गरीब हैं तो मैं इस घर में अपनी शादी करती ही नहीं। खैर छोड़ो, अब मैं क्या ही बोलूं आपको। नताशा बहुत घमंडी थी और उसे अपने पैसों का घमंड और भी ज्यादा था। वो घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती और सारा दिन मोबाइल में ही लगी रहती। वहीं दूसरी तरफ अमीर बहू के आने की वजह से खाने की टेबल पर कोई कुर्सी खाली नहीं बचती, जिसके चलते अनुराधा अपनी बड़ी बहू श्वेता को जमीन पर बैठने के लिए कह देती है। अरे श्वेता, तुम यहाँ अपनी थाली क्यों लेकर आई हो जब तुम जानती हो कि खाने की टेबल पर जगह नहीं बची? अरे हाँ माँ जी, मैं तो भूल ही जाती हूँ कि अब खाने की टेबल पर मेरी जगह नहीं बच पाती, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ नीचे ही बैठकर खा लेती हूँ। श्वेता खाना खाने जा ही रही थी कि तभी नताशा उसके हाथों से थाली छीन लेती है और उसे दूसरी थाली दे देती है, जिसके अंदर सूखी रोटी और प्याज रखी होती है। किसने कहा तुमसे कि तुम ये वाला खाना खाओगी? अरे तुम इस खाने के लायक भी नहीं हो। ये खाना सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए बना है। तुम जैसे गरीबों को तो ये सूखी रोटी और प्याज ही काफी होती है। अपनी देवरानी का ऐसा बर्ताव देखकर श्वेता हैरान रह जाती है, जिसके बाद वो किसी से कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप अपनी गरीबी के चलते सूखी रोटी के साथ प्याज खा लेती है। इस बात से अनुराधा बहुत खुश होती है, लेकिन उसे आगे का जरा भी अंदाजा नहीं होता। दिन प्रतिदिन नताशा का घमंड 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो सब अपनी सास और अपनी जेठानी को कुछ नहीं समझती। एक दिन वो अपनी सास से कहती है, देखो माँ जी, आज मेरी सहेलियाँ घर पर आने वाली हैं और मैं नहीं चाहती कि आप में से कोई भी उनके सामने आए, क्योंकि आप लोग शक्ल से ही गरीब लगते हो। क्या कहा बहू तूने? क्या मैं शक्ल से ही गरीब लगती हूँ? नताशा हंसने लगती है, लेकिन इस बात का अनुराधा को बहुत बुरा लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। कुछ ही देर में वहाँ श्वेता आती है और अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, आप यहाँ रो क्यों रही हो? रोना बंद करो, वो अभी नादान है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। ये मेरी ही गलती है बहू, मैंने तेरी देवरानी को अपने सर पर चढ़ा लिया है, लेकिन अब और नहीं, मुझे अपनी गलती को सुधारना होगा। आज ही तुम अपने मायके चली जाओ और 1 हफ्ते बाद आना। लेकिन माँ जी। अनुराधा श्वेता की एक नहीं सुनती, जिसके बाद न चाहते हुए भी श्वेता को अपने मायके 1 हफ्ते के लिए जाना पड़ता है। उसके जाते ही घर की सभी जिम्मेदारियों का भार नताशा के ऊपर आ जाता है। सारे काम उसे ही करने पड़ते हैं। हे भगवान, मेरी जेठानी कितना सारा काम किया करती थी, उनके जाते ही मुझे मेरी नानी याद आ गई। आज मुझे पता चला कि मैंने अपनी जेठानी के साथ कितना बुरा बर्ताव किया, और यही नहीं, मैंने तो अपनी सास के साथ भी बहुत बुरा बर्ताव किया। नताशा को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी सास के पास जाती है और उनसे अपनी गलती की माफी मांगती है। मैं जानती हूँ माँ जी, आपने
ये मुझे सबक सिखाने के लिए ही किया है, मुझे समझ आ गया है। आप मेरी जेठानी को वापस घर बुला लीजिए। देर आए दुरुस्त आए, कम से कम तुम्हें अपनी गलती का पछतावा तो हुआ। यही मेरा एक लौता मकसद था कि तुम्हें अर्श से फर्श पर लेकर आना। आज तुम्हें पता चला कि तुम्हारी जेठानी की अहमियत क्या थी। यही नहीं माँ जी, मुझे आपकी अहमियत भी पता चली। पैसा कुछ नहीं होता, जिम्मेदारियों का भार जब सर पर पड़ता है ना तो सब कुछ समझ आ जाता है। नताशा के कहने पर अनुराधा श्वेता को वापस बुला लेती है, जिसके बाद नताशा का अमीरी का घमंड हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।